welcome back to our channel Education by Arpita Sharma, and this is Arpita Sharma. Today we are going to discuss a very important topic of human development, that is Jean Piaget. Today we are going to discuss the theory of Jean Piaget. So let's get started. So इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? इन्होंने दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। ऐसे ही और भी लोग हैं जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, जैसे कि वाइगोत्स्की और ब्रूनर, उन्होंने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। पर ये सब जो लोग हैं उन सब की थ्योरी जो है एक ही टॉपिक पे है पर डिफरेंट है, उनका देने का तरीका डिफरेंट है। अगर मैं इनकी बात करूँ तो इन्होंने स्टेजेस में जो है तो बताया है कि कैसे डेवलपमेंट किसी भी इन्फेंट का, किसी भी चाइल्ड का होता है। मीनवाइल वहीं पे जो वाइगोत्स्की और ब्रूनर हैं उन्होंने अपनी अलग तरीके से थ्योरी दी है, जहाँ पे ब्रूनर बताए हैं कि उन्होंने स्पायरल करिकुलम की जो कंसेप्ट है उसको डिस्क्राइब किया है, और वाइगोत्स्की ने डिस्क्राइब किया है ZPD, MKO और डिफरेंट कुछ टर्म्स जिसके थ्रू डेवलपमेंट होता है। उन्होंने ज़्यादा एम्फेसिस दिया है लैंग्वेज को, सोशल इंटरेक्शन को, ये सारी चीज़ों को। लेकिन अभी आज हम इनकी डिस्कस करने वाले हैं, सो इन्हीं पे ध्यान देंगे। सो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं समझने के लिए। जो फर्स्ट इज़ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। जो जीन पियाजे हैं वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, क्योंकि इन्होंने बताया है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। इन्होंने बोला है कि पहले डेवलपमेंट होगा, उसके बाद लर्निंग होगी, क्योंकि पहले उस स्टेज में किसी भी चाइल्ड को पहुंचना होगा टू लर्न समथिंग। पहले उस स्टेज में आ जाना होगा, जैसे कि इन्होंने डिफरेंट स्टेजेस दिए हैं। तो कुछ भी चीज़ समझने के लिए, कुछ भी चीज़ जानने के लिए पहले तुमको उस स्टेज में होना ज़रूरी है, वरना हम उसे नहीं समझ पाएंगे। इस तरीके से इनका कहना है, और इसलिए इनको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट स्टेजेस दिए हैं डेवलपमेंट के लिए। इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव एक ही होता है। इन्होंने इसी थ्योरी को जो है तो बताया है। इनको स्विस साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये स्विट्ज़रलैंड में जो है तो इनका बर्थ हुआ था एंड ही लिव देयर ओनली, इसलिए इनको स्विस साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। इन्होंने लिटिल साइंटिस्ट का भी जो है कंसेप्ट दिया है। इन्होंने चिल्ड्रन को बोला कि लिटिल साइंटिस्ट जो कि खुद करते हैं देन सीखते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि किसी भी स्पून फीडिंग की ज़रूरत नहीं है, इनको खुद ही करना चाहिए और खुद ही सीखना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला है। और इन्होंने ये भी बताया है कि जो चिल्ड्रन हैं उनको अगर कुछ भी चीज़ हम देते हैं तो वो खुद इतने केपेबल हैं कि वो उसी चीज़ पे जो है एक तरीके से रिसर्च कर लेते हैं, इसलिए उन्होंने इनको साइंटिस्ट बोला है। लेट्स सपोज़ कि हमने कोई टॉय दे दिया, सो वो टॉय को हर चीज़ करके देखेगा कि वो टॉय है क्या, वो खा के एंड उसको तोड़ मरोड़ के कैसे भी करके देखेगा, एंड फिर उसको पता चलेगा कि एक टॉय है, प्लास्टिक का है, जिसको खाते नहीं है। सो दैट इज़ वाई इसको लिटिल साइंटिस्ट इन्होंने कहा है। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहते हैं, एंड दिस इज़ अ फैक्ट। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स एलिमेंट्स जो कि इन्होंने दिए हैं। पहला दिया है मैचुरेशन, दैट मीन्स रेडीनेस टू लर्न। जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने बोला है कि पहले क्या होगा, पहले डेवलपमेंट होगा, फिर लर्निंग होगी। तो इन्होंने बोला है कि पहले मैचुरेशन का मतलब है पहले डेवलपमेंट होना चाहिए, लाइक रेडीनेस टू लर्न। अगर कोई 2 साल का बच्चा है, उसको बता रहे हैं कि मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करो, सो ही और शी इज़ नॉट दैट मच कैपेबल कि वो समझ पाएंगे। इसलिए इन्होंने बोला है कि पहले डेवलपमेंट होगा, उस स्टेज तक उसको पहुंचना होगा, देन फिर हम उसको अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द स्टेज वो चीज़ें सिखाएंगे। दैट इज़ वाई मैचुरेशन, रेडीनेस टू लर्न, सबसे पहले होना चाहिए रेडीनेस टू लर्न। देन एक्सपीरियंस और एक्टिविटी, जैसे कि इन्होंने बोला है लिटिल साइंटिस्ट का कंसेप्ट दिया है, तो एक्सपीरियंस करना मतलब उस चीज़ को एक्टिविटी करना, उसके बाद सीखना। और इन्होंने ये भी बोला है कि हम कुछ एक्सटर्नल हेल्प दे सकते हैं, हम उनको गाइड कर सकते हैं ताकि वो इजीली चीज़ों को कर पाए, लेकिन हमको स्पून फीडिंग नहीं करनी है वहाँ पे, ऐसे बिल्कुल ही उनको कुछ नहीं करने देना और हर चीज़ करके देना, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है।
उसके बाद इन्होंने तीसरा कंसेप्ट दिया है सोशल इंटरेक्शन का। सोशल इंटरेक्शन वाइगोत्स्की की थ्योरी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। हाउएवर इन्होंने सोशल इंटरेक्शन के बारे में बताया है, क्योंकि इन्होंने कंसेप्ट दिया है कि करना है, पहले हमें कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करनी है, उसके बाद उसे सीखना है ना, करके सीखने वाला उन्होंने कंसेप्ट दिया है। तो उसके लिए सोशल इंटरेक्शन होना भी एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इन्होंने दिया है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम पहले साइकोलॉजिकल व्यूज समझने वाले हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम इस तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो इस चार्ट के थ्रू हम इसको समझते हैं। वेट अ सेकेंड। ओके, सो पहले हम समझते हैं एडेप्टेशन क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे इक्विलिब्रियम का पॉइंट ऑफ व्यू। तो एडेप्टेशन दो चीज़ों से बना हुआ है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऐड करना। ऐड कहाँ पे करना है? स्कीमा में ऐड करना है। स्कीमा में ऐड करना है, किसी भी चीज़ को ऐड करना कहाँ पर? स्कीमा में ऐड करना। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होती है एक तरीके की मेमोरी, ठीक है। क्या होती है? मेमोरी होती है। जैसे कोई भी मेमोरी है, लाइक हमने देख लिया एक बर्ड को देखने के बाद हमने ये ऐड कर लिया कि इस तरीके की जो भी स्काई में फ्लाई करता है वो बर्ड होती है, और उसको हमने जाके अपने स्कीमा में ऐड कर लिया एज अ मेमोरी। एकोमोडेशन क्या होता है? उस मॉडिफिकेशन। अब हमने देख लिया कि बर्ड, एक दिन हमने स्काई में देख लिया कि प्लेन है, हमने बोला कि हमने तो बर्ड ही को देखा था जो स्काई में फ्लाई करती है, तो हमने प्लेन को भी बर्ड बोल दिया। लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि नहीं, किसी ने बताया तो हमें पता चला ये प्लेन है, ये कुछ और ही चीज़ है, बर्ड से अलग चीज़ है। तो हमने फिर अपने स्कीमा को मॉडिफाई किया और हमने उसमें ये चीज़, क्या चीज़ ट्रांसफॉर्म की कि ये जो स्काई में हर चीज़ फ्लाई करने वाली बर्ड नहीं होती, कुछ और चीज़ें भी स्काई में फ्लाई करती है। तो हमने इसको मॉडिफिकेशन किया, हमने अकोमोडेशन किया, तब हम इक्विलिब्रियम में आए। क्योंकि हम ये चीज़ें देखने के बाद हमने जब स्काई में देखा कि एरोप्लेन है, उसके बाद हम डिसइक्विलिब्रियम में चले गए कि नहीं, हमने तो बर्ड देखा था, अभी एरोप्लेन क्या है। जब किसी ने बताया समझाया तो हमने उसे मॉडिफाई कर लिया और फिर हम इक्विलिब्रियम में आ गए। इसको और अच्छे से आगे हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं स्कीमा क्या होता है। स्कीमा, जैसे कि मैंने बताया, मेमोरी होती है। छोटे छोटे पैकेट्स में हमारी बहुत डिफरेंट मेमोरीज होती हैं। सपोज ये एक मेमोरी हमारी बर्ड वाली मेमोरी, ये वाली मेमोरी बर्ड वाली मेमोरी, ओके, ये बर्ड वाली मेमोरी है। इसमें हमने रख रखा था कि जो भी स्काई में फ्लाई करता है वो बर्ड होती है, क्योंकि हमने बर्ड को देखा था। उसके बाद जब हमने देखा कि एक एरोप्लेन है, हमने उसे पॉइंट आउट किया कि ये बर्ड है। लेकिन जब किसी ने बताया कि नहीं, ये एरोप्लेन है, ये बर्ड से अलग होता है, इसे कोई चलाता है, इसमें पायलट्स होते हैं एंड ये इसे लोग ट्रैवल करते हैं, तब हमको पता चला कि नहीं, ये अलग है। बर्ड और एरोप्लेन अलग है, लेकिन दोनों ही स्काई में फ्लाई करते हैं। तो ये हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन हुई। क्या न्यू इन्फॉर्मेशन? बर्ड वाली, कि बर्ड स्काई में फ्लाई करती है, हमने स्कीमा में ऐड कर ली। लेकिन फिर हमें पता चला एरोप्लेन के बारे में, तो हमने इसे मॉडिफाई कर लिया कि नहीं, बर्ड भी है लेकिन उसके साथ एरोप्लेन भी स्काई में फ्लाई करता है। तो मॉडिफाई किया हमने उस चीज़ को, जिसको हम एकोमोडेशन बोलते हैं, और हमने उसको अपने स्कीमा में ऐड कर लिया। स्कीमा एक ही है, जब हम ऐड करते हैं तब स्कीमा बनता है, लेकिन जब हम मॉडिफाई करते हैं तो हम एग्जिस्टिंग स्कीमा में ही मॉडिफिकेशन करते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, यहाँ पे इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट है उसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मैंने बताया है ऑलरेडी कि किसी भी चीज़ को जब हम ऐड करते हैं अपने ब्रेन में, अपनी मेमोरी में, अपने स्कीमा में, उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। ये स्कीमा में हमने ऐड कर लिया कोई भी चीज़, कोई भी इन्फॉर्मेशन, सपोज बर्ड वाली भी ही लेकर चलना भी एग्जाम्पल के लिए। हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमें पता है कि बर्ड है, स्काई पे फ्लाई करती है, दैट्स इट। नई सिचुएशन क्या आई? हमने एरोप्लेन देख लिया। अब एरोप्लेन देखा तो डिसइक्विलिब्रियम में चले गए। अब किसी ने बताया एरोप्लेन भी फ्लाई करता है, बर्ड भी फ्लाई करती है, बट बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फिर हमने उसको एकोमोडेट किया, मतलब मॉडिफाई किया कि बर्ड और एरोप्लेन में क्या डिफरेंस है और दोनों स्काई में क्यों फ्लाई करते हैं और उसका रीज़न क्या है, सारी चीज़ें हमको पता चल गई। तो हमने मॉडिफाई कर लिया और वापस हम इक्विलिब्रियम में चले गए। तो इस तरीके से ये एक चीज़ है जो चलती रहती है, अनएंडिंग प्रोसेस इसको हम कहते हैं।
तो इस तरीके का चार्ट यू कैन मेक इन योर एग्जामिनेशन। ओके, अब हम एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। अभी हमने बर्ड एरोप्लेन के एग्जाम्पल से समझा, अब हम डॉग और कैट के एग्जाम्पल, काफ़ी ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है, हम इसको लेते हैं। तो एक डॉग है, ये कैट है। जस्ट अवॉइड द ड्राइंग, इट इज़ वेरी फनी। तो डॉग को आप देख सकते हैं, ये डॉग है, ये कैट है। अब सबसे पहले क्या हुआ, कोई भी चाइल्ड है, उसने देखा कि ये डॉग है। एग्जिस्टिंग स्कीमा में उसके क्या फिट हो गया कि डॉग एक एनिमल है, उसके 4 लेग होते हैं, एक टेल होती है, और उसने इस चीज़ को एसिमिलेट कर लिया अपने स्कीमा में ऐड कर लिया। ओके, फिर उसने एक दिन देखा ये कैट को देखा, उसकी भी 4 लेग्स थे, उसकी भी एक टेल थी। उसने इसको देखने के बाद क्या बोला कि ये भी डॉग है, अनटिल एंड अनलेस कि उसने उसकी वॉइस सुनी कि नहीं, डॉग की वॉइस थोड़ा डिफरेंट थी। डॉग की वॉइस कैसी थी, कैट की वॉइस कैसी थी। फिर उसने पता लगाया नहीं, बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट। देन उसने एक और चीज़ नोटिस की कि डॉग थोड़ा बड़ा दिखता है, कैट थोड़ी छोटी दिखती है। ठीक है, तो कुछ डिसिमिलैरिटीज़ देखने के बाद डिसइक्विलिब्रियम में वो चला गया, क्योंकि एक नई सिचुएशन आई। फिर किसी ने पॉइंट आउट किया नहीं ये कैट है। फिर उसने देखा कि अच्छा ये कैट है, लेकिन दोनों थोड़ा सा सिमिलर दिखते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। तो उसने उस चीज़ को मॉडिफाई किया। मॉडिफिकेशन किस में किया, एग्जिस्टिंग स्कीमा में। एग्जिस्टिंग स्कीमा कौन सा था, ये डॉग वाला था। ठीक है, तो एक ही स्कीमा में 2 चीज़ हो गई, एक डॉग एक कैट, लेकिन बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट। सो ये पूरी चीज़ें उसने की। अब आगे देखते हैं। ओके, सो अब देखते हैं स्टेजेस जो इन्होंने दिए हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेजेस। 4 स्टेजेस इन्होंने दिए हैं। सबसे पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 ईयर्स तक। तो इसके कुछ कीवर्ड्स है जो कि मैंने मेंशन कर दिए हैं, अदरवाइज थ्योरी वगैरह जो है तो अपने से ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहला है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट। मतलब कोई चीज़ है जो सामने रखी हुई है एंड उसको हमने हटा दिया उस जगह से, तो अब वो चीज़ भूलनी नहीं चाहिए कि वो चीज़ क्या थी। सपोज़ यहाँ पर एक बुक रखी थी, ठीक है ना, बुक रखी थी, बुक को हमने हटा दिया, वहाँ से कहीं और रख दिया। तो अब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए कि ये थोड़ा उल्टा लिख गया है, पहले आउट ऑफ साइट होगा फिर आउट ऑफ माइंड होगा। तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए कि सामने से कोई चीज़ हटी और हमें भूल गई। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं रहती है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है इस स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में। दूसरी बात ये है कि सेंसरी मोटर से हमको पता ही चल रहा है सेंसेस के बारे में, तो सेंसेस के थ्रू यहाँ पे लर्निंग होती है। मतलब कि किसी भी चीज़ को हम टच करके, देख के और उसको समझ के जो है लर्निंग करते हैं। तीसरा है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर हमने जैसे कोई भी छोटा बच्चा उसे टच किया तो वो जल्दी से ऐसे रिएक्ट करेगा, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, आई होप द फर्स्ट स्टेज इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल। अब सेकेंड की बात करते हैं। ये हो जाएगा 3 ईयर्स से 7 ईयर्स तक, प्री ऑपरेशनल स्टेज इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे हर चीज़ लैग करती है, मतलब यहाँ पे हर चीज़ कम्प्लीटली डेवलप नहीं होती। जैसे कि लॉजिक यहाँ पर लैग करता है। लॉजिक जैसे लॉजिकल चीज़ें हैं कुछ, तो वो यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। रिवर्सिबिलिटी क्या होती है उसको हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे ये एक कंटेनर है एंड ये दूसरा कंटेनर है A-B। तो दोनों में हमने सेम क्वांटिटी में पानी भरा है, लेकिन दोनों का जो साइज़ है, जो शेप है, वो डिफरेंट है। तो एक में पानी थोड़ा दोनों में बराबर है, लेकिन पानी थोड़ा कम दिख रहा है क्योंकि इसका जो शेप एंड साइज़ है वो थोड़ा वाइड है एंड इसका नैरो है, तो पानी थोड़ा ज़्यादा फुल दिख रहा है। तो अगर हम किसी भी बच्चे से पूछेंगे जो कि 3 से 7 साल के बीच का है कि इन दोनों में से ज़्यादा पानी किस में है, तो इसी को पॉइंट आउट करेगा, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी नहीं है। क्योंकि हमें उस चाइल्ड को नहीं पता है
कि दोनों में सेम क्वांटिटी का पानी नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ शेप एंड साइज वो डिफरेंट दिख रहा है। ठीक है, सपोज दोनों में 100 ml है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ शेप एंड साइज वो डिफरेंट दिख रहा है। ओके, लेक्स कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है शेप एंड साइज में डिफरेंस नहीं जानना, दैट इज कॉल्ड लेक्स ऑफ कंजर्वेशन। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। रिवर्सिबिलिटी का मतलब यही है, किसी भी चीज़ को रिवर्स करके नहीं समझ पाते कि इसका इसमें करेंगे, इसको इसमें करेंगे तो एक ही बात होगी। एनिमिज्म का मतलब है हर चीज़ लिविंग ही लगती है, जैसे कि टॉय है, हर चीज़ उनको लिविंग बीइंग ही लगेगी, कि हर चीज़ जो है तो हर चीज़ जीवित है। ओके, ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि वो सोचेगा जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे सब सोच रहे हैं, जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे सब सोच रहे हैं, वो ऐसा सोचना स्टार्ट कर देगा। सिंबॉलिक थॉट्स ज़्यादा यहाँ पर आएंगे, कोई सिंबल्स के थ्रू जैसे हम समझाएंगे तो वो ज़्यादा उसको अच्छी तरीके से एसिमिलेट कर पाएगा। सो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज की, जो कि 3 से 7 साल के बीच में होता है। अब हम बात करते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है 7 ईयर्स से 11 ईयर्स तक। यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग होती है, कंजर्वेटिज्म आ जाता है, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। तब कंटेनर में हम पानी रखेंगे तो समझ जाएगा कि इक्वल क्वांटिटी में पानी है, हाउएवर द शेप एंड साइज आर डिफरेंट। क्लासिफिकेशन आ जाएगा, क्लासिफिकेशन कैसे, डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइजेस, एवरीथिंग। ट्रांजिटिविटी में क्या आता है, ट्रांजिटिविटी में आता है किसी भी चीज़ का रिलेशनशिप समझना, जैसे कि एक मार्कर है, एक डस्टर है, तो उसका रिलेशनशिप समझ पाएंगे कि मार्कर से अगर हम लिखते हैं तो डस्टर की ज़रूरत पड़ेगी उसको रफ करने के लिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिलेशनशिप समझना, मतलब ट्रांजिटिविटी यहाँ पर आ जाएगी। आई होप इट इज़ क्लियर। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब हम बात करेंगे जो कि होने वाला है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 ईयर्स ऑनवर्ड्स से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आएगी। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो चीज़ नहीं है, एग्जिस्टेंस में भी नहीं है, उसको सोच पाना। ओके, जो एक्चुअल वर्ल्ड में नहीं है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, जैसे रूल्स रेगुलेशन बनाना, उसको समझना, ये सब हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आता है। कोई भी एग्जाम्पल को किसी भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में लेके समझना, अब वो समझने में बिल्कुल कैपेबल हो जाते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग, जैसे कि मैंने बताया कि लॉजिक के थ्रू समझना, डेटा एनालिसिस करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये लास्ट हमारा जो था स्टेज था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब क्योंकि एक थ्योरी है तो उसमें लिमिटेशन ज़रूर होगी, क्योंकि हर एक थ्योरी की उसकी लिमिटेशन होती है, हर एक थ्योरी पूरी तरीके से कम्प्लीटली डिफाइंड नहीं होती है। सो यहाँ पर लिमिटेशन है, उसको डिस्कस करते हैं। तो नॉट एप्लीकेबल, कुछ लोग बोलते हैं कि एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि कुछ अभी एक्सेप्शन तो काफ़ी सारे हमने देखे हैं, जैसे कि 3-3 साल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो चेस चैम्पियनशिप जीत रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर एज ग्रुप के ही बच्चे वो चीज़ सीख सकते हैं, उससे कम या फिर उससे ज़्यादा एज ग्रुप के भी उसे सीख सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है। कुछ लोग बोलते हैं यूटोपियन थिंकिंग। यूटोपियन का मतलब होता है फिक्शनल, मतलब कि जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वैसी थिंकिंग इनको बोलते हैं। और क्रिटिसिज्म, अदर साइकोलॉजिस्ट जैसे कि वाइगोत्स्की और ब्रूनर ने भी इसी टॉपिक पे दी है थ्योरी, तो उनका भी क्रिटिसिज्म यहाँ पर आता है। ओके, एक नोट देखते हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में मुझे मेंशन करना था, बट आई फॉरगॉट इट, बट यहाँ पे देख लेते हैं। तो नोट ये है, ये देखते हैं पहले, थंडर, इसको थंडर पढ़ना है। एंड इन्होंने क्या क्या चीज़ें इसमें बताई है, इससे आपको याद हो जाएगा। टी से आ जाएगा थिंक, एच से हाइपोथेसाइजिंग, यू से अंडरस्टैंड, एन से नोटिसिंग, डी से ड्रॉ कंक्लूजन, ई से इवैल्यूएशन, आर से रीजन एंड रिमेंबर। ये सब किसके लिए है, ये सब है वो चाइल्ड ये सारी चीज़ें करेगा और फिर सीखेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन इन्फेंट बिकम इंटेलिजेंट बाय एक्वायरिंग नॉलेज एंड थ्रू थिंकिंग, रीजनिंग एंड डूइंग एक्टिविटीज़। तो ये चीज़ें मेनली कहना चाहते हैं कि पहले डेवलपमेंट होगा फिर लर्निंग होगी।
ठीक है। तो खुद ही वो एक्सपेरिमेंट करेगा, एक्टिविटी करेगा, थिंकिंग, रीजनिंग, एवरीथिंग, देन उसके बाद सीखेगा उस चीज़ से। और इनका कहना है कि गाइडेंस और थोड़ी सी हेल्प दे सकते हैं, अदरवाइज स्पून फीडिंग नहीं करनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वाइगोट्स की थ्योरी। अगर ऐसी ही और वीडियो चाहिए एक्सप्लेनेशन की, सो यू कैन फॉलो माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय।